आप जो जानवर फार्म पे देंगे पलाई के लिए उसकी परचेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वो नस्ल में अच्छा होना चाहिए। मैं इसमें कोई ये बात नहीं कर रहा कि आप जानवर को जो है वो घी पिलवाएं, दूध पिलवाएं या मक्खन खिलाएं, तो मैं उस पलाई की बात नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल वनडे की पलाई की बात कर रहा हूँ जिसपे भी रिजल्ट आता है, जो कि आप जानवर को इस पेट कैटेगरी पे लेके जा सकते हैं कि जानवर जो है वो 30 किलोग्राम बॉडी वेट जो है वो कब गेन करता है, किन सिचुएशंस में गेन करता है, जो फीड लॉट फैटनिंग का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पलाई भी हमें जो है वो एक लिमिटेड बजट में रखनी है, क्योंकि हम लोग जो बजट हम बेसिकली बात कर रहे हैं, जो फार्म पे हमने जानवर पलवाना है वो बजट कैटेगरी में पलवाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों सुबह का आगाज़ भाई परेशानी से हो रहा है, अल्लाह खैर करे। बिजली हमारा भाई रात से बंद है, लाइटों का बड़ा मसला है भाई, लाइटें बहुत जा रही हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जो है वो अभी सोलर पैनल को साफ करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने सोलर पे चलाया था, डीप फ्रीजर नहीं चल रहा वो, क्योंकि वो अभी पैनल ज़रा गंदे हैं। धूप तो खैर अच्छी खासी आ गई है तो चल जाना चाहिए। तो ज़रा पैनल्स को चल के ऊपर देखते साफ करते। मेरा प्रेशर वाशर भी ख़राब हुआ है, ज़रा उसको पहले चेक करूँ क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम मैं बछड़ा नहला रहा था, उसी टाइम पे ये बंद हुआ था। तो देखते हैं ज़रा क्या प्रॉब्लम थी इसमें। ये ऑन कर रहा हूँ ना, ये ऑन नहीं हो रहा है, या तो ये ऑन ऑफ का बटन इसका ख़राब हो गया, कहीं से तार निकल गया। चेक करता हूँ उसको ज़रा मैं भाई। इसमें प्रेशर वॉशर में तो काम मुझे लंबा लग रहा है, उसको बाद में तफसील से देखेंगे। अभी भाई मैंने फैसला किया है कि बाल्टी से और वाइपर से जो है उसको धोएंगे। ज़रा पानी भर लेता हूँ मैं। चले बाल्टी से ही जो है पानी डालेंगे इसमें। प्रेशर वॉशर मेरा बहुत काम का है भाई, मुझे एज सून एज पॉसिबल उसको सही करना पड़ेगा। बहुत काम आता है भाई माशाल्लाह से हर जगह सफाई के लिए, ख़ास तौर पे एक हफ्ते में पैनल्स को धोने के लिए बड़ा काम आता है। चले भाई अभी पानी डाल दिए, थोड़ा सा वाइपर लगाते हैं इस पर। अच्छा भाई सोलर पैनल तो साफ़ हो गया, बट मज़ेदारी नहीं आई है। काफ़ी 3-4 दफ़ा मैंने पानी डाला है, मगर अभी देखें अभी भी भाई ये मट्टी वगैरह यहाँ पे मौजूद है, वाइपर के निशान मौजूद है। तो खैर ये अब मजबूरी है, वरना तो प्रेशर वॉशर से जो है फटाफट जो है वो साफ़ हो जाता है। इसमें अगर मुझे 5 मिनट लगे हैं तो प्रेशर वॉशर में शायद 1 मिनट लगता है। तो ये जो है वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। बहरहाल अभी जो है इस हद तक पैनल साफ़ हो गया। ज़रा नीचे चल के देखते हैं भाई पावर कितनी बड़ी, और डीप फ्रीजर चला के देखते हैं। अच्छा इधर मैं पावर चेक करूँ, पावर हो गई है। पैनल ये 156 वाट पे आई है और पैनल भी 120 वाट पे। ठीक है अभी पावर इनफ हो गई है। अब उम्मीद है इंशाल्लाह डीप फ्रीजर चल जाएगा। फ्रीजर कर देते हैं सोलर पे, बिस्मिल्लाह। हाँ भाई चल पड़ा, कंप्रेसर की आवाज़ आ गई। चला भाई पहला काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया भाई, इसकी टेंशन थी मुझे। अभी हम नाश्ता करेंगे भाई। नेट नहीं चल रहा, इनकी फरमाइश हो रही है नेट नहीं चल रहा। ज़रा देखूँ क्या प्रॉब्लम है, नेट क्यों नहीं चल रहा। और मुझे भाई इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मसाइल तो हमारे पास मुसलसल चल ही रहे हैं। रात भर जो है वो डीप फ्रीजर जो है बन रहा है। अब दिन में तो मैं तकरीबन 5 बजे तक जो है सोलर पे चला लेता हूँ, मगर रात के मसाइल होते हैं। रात में अगर 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की मैं बात करूँ तो शायद 2 से 3 घंटे हार्डली लाइट आती होगी। तो ये भाई मसाइल है। अब देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन निकालना है कि रात में जो हमारा डीप फ्रीजर चल जाए। भाई मैंने फरमाइश की थी ज़रा लाइट नाश्ते की, क्योंकि काफ़ी भाई हैवी माशाल्लाह से आजकल डाइट चल रही है। मैंने भाई फैसला किया कि आज हम लोग ब्रेड खाएंगे, अभी थोड़ा सादा नाश्ता करेंगे। तो मैं ब्रेड लेके आता हूँ और ब्रेड और चाय भाई इसी तरह का नाश्ता होगा इंशाल्लाह आज। अच्छा भाई नाश्ते पे हम लोग आ चुके हैं और आज भाई सादा सा नाश्ता है बिल्कुल। अभी ब्रेड पे जो है वो यहाँ पे जैम लगाया जा रहा है, जस्ट टेस्ट के लिए कि खा ली जाए, क्योंकि सादा ब्रेड खाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। और चाय में डुबो के मैं इस तरीके से ब्रेड खाता नहीं हूँ, क्योंकि चाय ख़त्म हो जाती है, फिर बाद में चाय नहीं मिलती। तो भाई हम टेस्ट के लिए ज़रा सा हमने भाई इसमें जैम लगाया है, और इसी ब्रेड पे हम दूसरी ब्रेड रखेंगे ताकि इसके ऊपर भी थोड़ा सा जैम आ जाए, और फिर इस तरीके से भी हम खाएंगे। हल्का फुल्का नाश्ता, क्योंकि आजकल भाई बड़ा हैवी जो है वो खाना चल रहा है माशाल्लाह से। नाश्ता हल्का फुल्का करेंगे।
अहमद भी आ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद। माशाल्लाह से अहमद भी उठ गए। आयरा भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। सीधा हाथ फातिमा, सीधा हाथ मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों बच्चे आ गए भाई नाश्ते पे। देसी अंडा भी जो है वो थोड़ा सा खा लें। ये छीलने में जो है ना अंडे कैसे हो गए। चलो भाई, देसी अंडा तो भाई बड़ा फ़ायदेमंद होता है। बिस्मिल्लाह। है ना, जल्दी चेक करें भाई इसकी देसी अंडे की। अब अंडे यकीन करें इतने माशाल्लाह से घर में होते हैं कि पूरे बाउल के बाउल भरे हुए रखे होते हैं। कुछ तो मैं बांट भी देता हूँ। तो अभी भाई माशाल्लाह से अंडे बहुत भरपूर आ रहे हैं। जो मेरे चूज़ों की ब्रीड थी ना वो बड़ी हो गई है, उन्होंने अंडे देना स्टार्ट कर दिए। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो सर्दियों में भरपूर अंडे इंशाल्लाह चूज़े होंगे। अच्छा भाई दोस्तों, इस साल जो हमारे व्लॉग्स आ रहे थे हमारे बछड़ दोस्त के साथ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि वाद भाई अब आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फार्म पे जानवर पलवाना अच्छा है या मंडी से जानवर परचेज़ करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में भाई मैं स्पेसिफिकली इस हवाले से बात करूँगा कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है और मैं आने वाले वक्तों में क्या सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह 2026 की कुर्बानी में मेरा क्या इरादा है कि मैं फार्म पे पलवाऊँगा या जो है मैं मंडी से परचेज़ करूँगा। तो इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक स्पेसिफिक प्राइस ब्रैकेट में बात करूँगा। ये सारी वीडियो एक स्पेसिफिक प्राइस ब्रैकेट में होगी जिसमें जो है वो हम ये सारे जो भी स्टैटिस्टिक्स होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो मैंने प्राइस ब्रैकेट सेलेक्ट किया है वो है 5 लाख से लेके 7 लाख। इसके दरमियान में हम बात करेंगे कि क्या फिजिबल है कि मंडी से लिया जाए या फार्म पे पलवाया जाए। अच्छा, इससे अगर बिलो प्राइस ब्रैकेट पे जाते हैं तो फार्म पे पलवाना फिर फिजिबल नहीं है, क्योंकि 5 लाख से नीचे तो फिर फार्म के जानवर की कॉस्टिंग ही नहीं आती है। पलाई वगैरह लग के जानवर वैसे ही 5 लाख से ऊपर का पड़ता है। तो यहाँ पे अगर प्राइस रेंज अगर किसी की कुर्बानी की 5 लाख से नीचे है तो फिर सबसे बेटर ऑप्शन उनके लिए जो है मंडी से परचेजिंग है। अच्छा, अगर 5 से 7 लाख की प्राइस रेंज है तो उस हवाले से मैंने यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है वो लिखे हुए हैं, वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। फार्म पलाई फिजिबिलिटी के हिसाब से बजट मैंने रखा है 5 लाख से लेकर 7 लाख तक। अच्छा, मैंने बजट ये क्यों रखा है, इस साल जो मेरा कुर्बानी के जानवर था वो भी मुझे 5.5 लाख का पड़ गया था और मैंने फार्म पे उसकी पलाई करी थी। तो उस रिजल्ट्स के बेसिस पे जो है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्टर है ना, सबसे बुनियादी जो फैक्टर है वो वहाँ यहाँ पर है परचेजिंग। आप जो जानवर फार्म पे देंगे पलाई के लिए उसकी परचेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वो नस्ल में अच्छा होना चाहिए, तो ये कि कलर कॉम्बिनेशन भी उसका अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि वो पलने वाली चीज़ हो, वेट गेन करने वाली चीज़ हो। तो उसके हिसाब से मैंने एक फार्मूला बनाया है। मैंने यहाँ पे जो कैटल परचेज़ का जो मैंने एक रेट यहाँ पे रखा है वो रखा है 65,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ये मीट वेट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ 65,000। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगर मुझे आइंदा साल जो है वो अगर जानवर परचेज़ करना है फार्म पे देने के लिए तो मैं 65,000 के प्राइस ब्रैकेट में रहूँ। अगर कोई अच्छा मुझे और कलर मिल जाता है, इस पर मैं सोचता हूँ कि यार अब ये मुझे थोड़ा सा आगे पीछे करके ले लेना चाहिए, तो कोशिश करूँगा कि मैं 70 के अंदर ही रहूँ और 65 से 70 के दरमियान जो है मैं कोई परचेजिंग करूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेट कैटेगरी सेट करता हूँ तो मुझे कम से कम जो है वो 4 मन का जो है वो जानवर परचेज़ करना चाहिए जिसकी मुझे पलाई करनी है। तो 4 मन को अगर मैं 65 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2,60,000 रुपये का जो है वो जानवर पड़ेगा जो मुझे फार्म पे पलाई के लिए देना है। अच्छा, अब इसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है जानवर आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट में हम काम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमें जाते ऐसी चीज़ मिल जाए। उसके लिए हमें थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, सही टाइम का इंतखाब करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है वो हमें ये टारगेट अचीव करना है, इस प्राइस ब्रैकेट में हमें बाइंग करनी है। अच्छा, अगर मैं इसका लाइव वेट लगाऊं, अगर मैं 4 मन इसका मीट वेट लगा रहा हूं तो डेफिनेटली जो एक कैलकुलेशन की जाती है वो लाइव वेट की डबल की जाती है। तो लाइव वेट इसका तकरीबन 8 मन होगा। अच्छा, पलाई जो मैं यहाँ पे फार्म पे रख रहा हूँ ना वो तकरीबन 8 महीने की पलाई रख रहा हूँ, क्योंकि 8 महीने में ही प्रॉपर आपको जो है वो फार्म पे जानवर पलवाने के बाद रिजल्ट्स इंशाल्लाह मिलना शुरू होंगे। तो यहाँ पे 8 महीने की पलाई मैंने रखी है। उसके बाद जो मैंने एवरेज वेट गेन जो रखा है ना पर मंथ जानवर का वो 30 किलो रखा है और 30 किलो जो है वो लाइव वेट है। अच्छा, ये 30 किलो जो है वो फिगर कहाँ से आई, इस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है कि जानवर जो है वो 30 किलोग्राम बॉडी वेट जो है वो कब गेन करता है, किन सिचुएशंस में गेन करता है। जो फीड लॉट फैटनिंग का काम करते हैं उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, तो उसमें जो वेट गेन आता है तकरीबन ऑन एवरेज इतना ही आता है, 25 से 30 किलोग्राम आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस
मकसद के तहत काम कर रहे हैं, जो आप उसको फीड दे रहे हैं, तो वो उतना वेट गेन उसमें आना चाहिए, वरना फिर आपकी कैलकुलेशंस जो है वो फिर आपके लिए फीजिबल नहीं रहेंगी। तो मैंने ये जो कैलकुलेशन की है वो जो यहाँ पे मैंने 30 kg लाइव वेट मैंने इसका जो है वो मैंने रखा है कि इसको गेन करना चाहिए, तो ये हमें अचीव करना है ताकि हमें जो एंड में रिजल्ट हो हमारे जो फेवर में आए वो। तो पर मंथ के हिसाब से अगर मैं लगाऊँ 30 kg है, और 8 महीने में हमें जो रिजल्ट मिलेगा इसका 240 kg लाइव वेट हमारा जानवर गेन करेगा। अब ये है लाइव वेट। अब इसी का अगर मैं 50% ले लूँ तो हमें मीट वेट मिल जाएगा। तो मीट वेट हमें मिलेगा इसका 120 kg 8 महीनों में। तो 8 महीनों में हमारे जानवर वेट गेन करेगा वो 120 kg करेगा, और 120 kg को अगर मैं मन पे लेके जाऊं तो हमें तकरीबन जो है वो 3 मन का जो है वो गेन मिलेगा। जानवर हमारा हमने लिया था 4 मन का, उसने 8 महीने में जो है वो 3 मन का वेट गेन किया है। तो टोटल हमारा जो जानवर 8 महीने बाद हो गया 7 मन का। तो ये 7 मन जो है वो इसका मीट वेट हो गया है 8 महीनों के बाद। तो ये तो सारी हो गई इसकी पलाई। अब हम आ जाते हैं इसके एक्सपेंस पे। अब जो हम फार्मर को जो इसकी पलाई देंगे वो मैंने ऑन एवरेज जो है वो 40,000 पर मंथ के हिसाब से रखी हुई है। अच्छा, इसमें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पलाई भी हमें जो है वो एक लिमिटेड बजट में रखनी है, क्योंकि हम लोग जो बजट हम बेसिकली बात कर रहे हैं, जो फार्म पे हमने जानवर पलवाना है वो बजट कैटेगरी में पलवाना है। तो हमने बेसिकली मैंने जो रखी है वो ये रखी है कि स्टार्टिंग में जो है अगर आप जैसे 4 मन का बछड़ा अपना देंगे या जानवर देंगे तो वो आपको स्टार्टिंग 35 होनी चाहिए, और अगर जब वो 7 मन पे जाता है तो हो सकता है वो 45 से भी जो उसकी कैटेगरी चली है पलाई पर मंथ। तो मैंने ऑन एवरेज इन दोनों का निकाल के 40 रख दिया है, ताकि भाई हमें पूरे 8 महीने तक 40 पर मंथ के हिसाब से जो है पलाई पड़े। पलाई जो आ रही है हमारी 40,000 पर मंथ आ रही है, और 8 महीनों से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,20,000 रुपये टोटल हमारा जो एक्सपेंस आएगा 8 महीनों का पलाई का वो ये आएगा। पलाई में एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ कि अगर हम खाली वनडे पे जानवर को पलवाएंगे तो भी उसमें रिजल्ट्स आते हैं। मैं इसमें कोई ये बात नहीं कर रहा कि आप जानवर को जो है वो घी पिलवाएं, दूध पिलवाएं या मक्खन खिलाएं, तो मैं उस पलाई की बात नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल वनडे की पलाई की बात कर रहा हूँ, जिसपे भी रिजल्ट आता है, क्योंकि आप जानवर को इस पेट कैटेगरी पे लेके जा सकते हैं नॉर्मल वनडे की पलाई पे, अच्छे वनडे की पलाई पे। तो अगर उस हिसाब से 40,000 के हिसाब से पलाई रखेंगे तो टोटल हमारा पलाई का एक्सपेंस आ गया 3,20,000 रुपये। हमने जानवर परचेज किया था 2,60,000 रुपये में। तो टोटल हमारे पास जो फार्म पे कॉस्ट आ गई जानवर की वो 5,80,000 रुपये। तो ये वो कॉस्ट है कि जिस कॉस्ट पे जानवर जो है वो फार्म से निकलेगा और आपके घर पे आएगा। यानी कि ये वो कॉस्ट है जो आप जैसे मंडी से परचेज करते हैं तो आप व्यापारी को पैसे देते हैं और जानवर घर पे लेके आते हैं। तो ये आपको बेसिकली कॉस्टिंग आ गई है जानवर की, और आपने जो जानवर तैयार किया था वो आपका जानवर 8 महीनों में 7 मन का तैयार हुआ था। तो अगर मैं 5,80,000 को 7 मन से डिवाइड करूँ तो इन दी एंड हमें जानवर हमारा पड़ा 83,000 रुपये पर मन के हिसाब से। तो अभी अगर इस साल की अगर हम सिचुएशन देखें करंटली, तो अभी जो परचेजिंग हो रही थी खासतौर पे जो फार्म कैटेगरी का जानवर था या जो बड़े जानवर थे खूबसूरत 7-8 मन के जानवर, तो वो लाख या लाख से ऊपर जो है वो मन के हिसाब से जो बिक रहे थे, और उससे नीचे जो है ना परचेजिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये अगर हम इन स्टैटिस्टिक्स को अगर जहन में रखें और इसको फॉलो करते हुए अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर परचेजिंग करें तो हमें इस हिसाब से भी जो है वो जानवर इन दी एंड हमें कुर्बानी के टाइम पड़ सकता है। तो ये अभी करंट सिचुएशंस के हिसाब से कैलकुलेशन थी। अब इसमें आगे क्या अप एंड डाउन होते हैं चारे में वनडे में क्या अप एंड डाउन हो सकते हैं, ये फिर बात की बात है। अभी जो सिनेरियो चल रहा था उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है, और इसको मैंने एक्सपेंसेस को कोशिश की है हायर साइड पे रखूं, और अचीवमेंट्स को मैंने कोशिश की है लोअर साइड्स पे रखूं, ताकि हम किसी किस्म के जो है वहम में ना रहें। इन दी एंड हमें जो रिजल्ट मिले वो अच्छा ही मिले। तो ये मेरी कुछ कैलकुलेशंस हैं, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जानवर परचेज करूं, और उसकी पलाई या तो मैं खुद करूं या फार्म पे दूं, जैसे भी सिचुएशन के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे, ताकि मैं इस बजट रेंज में मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जानवर इंशाल्लाह कुर्बानी का तैयार हो। बाकी देखिए नसीब की बात होती है, आपकी नियत, आपका नसीब, ये सब जो है वो उन चीज़ों से जुड़ा है, ये कुर्बानी के जज्बे से जुड़ा है। बाकी इंशाल्लाह आप एक अच्छा एक मैं कहता हूँ फॉर्मुलेशन के साथ अगर जाएंगे, कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। मुनासिब रेट की तरफ जाएंगे आप तो इंशाल्लाह मुनासिब रेटों में आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। तो कोशिश भाई मेरी यही है, मैं इस फॉर्मुलेशन को जो है वो इस पर चलूँ, ताकि मैं कोई ज़्यादा जो है वो ऐसा ना हो कि मैं इन दी एंड जो है वो कुछ ज़्यादा बजट पे जो है वो खड़ा हुआ, मेरे लिए मुश्किल हो रही हो बजट को मेंटेन करना। तो इस पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अमल करेंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें आने वाले साल अच्छे से अच्छी कुर्बानी करने की तौफीक दे। तो अभी ये जो मेरे पास फॉर्मुलेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी, आप मुझे बताएं दोस्तों कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं, इसमें क्या कमी है, क्या एडिशन कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कमेंट्स में बताइएगा। तो ये एक लास्ट ये मेरा एक्सपीरियंस कह लें कुछ, जिसमें मैंने जो है वो
रिसर्च इसमें ऐड करके मैंने ये फॉर्मुलेशन बनाई है। तो इसमें ये कि आने वाले वक्तों के साथ अगर जानवर लिया, उसकी पलाई करी, तो जो भी चीज़ें ऐड होंगी इंशाल्लाह हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये ब्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा इसमें क्या करेक्शन हो सकती है, आपको इसमें जो है वो कैलकुलेशन में क्या चीज़ें समझ में आई, और क्या आपको लगता है कि इसमें करेक्शन की ज़रूरत है। बाकी ब्लॉग पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।